हरिओमपुर नामक एक छोटा गांव था जो पहाड़ों की झुरमुटी से घिरा हुआ और जहां समय अपनी रफ्तार भूल सा गया था। सका सुबह के सूरज की पहली किरणें भी छलती हवा के बीच से नजर नहीं आ पाती थीं। गांव में बस 5-7 मकान थे और उनमें कुल मिलाकर 20 लोग ही रहते थे, 1-2 बूढ़े, कुछ जवान और बच्चे। गांव का नाम था इसलिए कि बरसों पहले कोई संत आए थे, पर अब वहां सामय गहराई थी, कुछ अनजाना, कुछ छिपा हुआ, एक अजीब सी सनक जैसी। रवि, 25 वर्षीय युवक, इंजीनियरिंग पढ़कर लौटा था इस गांव में नौकरी की तलाश में, लेकिन अब तक उसे कुछ नहीं मिला था। उसका मकान गांव के बाहर एकांत पहाड़ी रास्ते पर था, जहां रात को अजीब से आवाजें सुनाई आती, शायद जुकाम से कबूतरों की गूंज या बदले मौसम की चित्ताकर्षक फुसफुसाहट। वो एक रात खुद को जगाने वाली आवाज से जागा, एक धीमा धीमा रोना, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। शुरुआत में उसने इसे हवा की आवाज समझा, लेकिन वो कान की खनक सी आवाज दोहराई गई, ब्रश की तरह फड़फड़ाती हुई, तड़पती हुई। उसने सोचा शायद कोई पक्षी है, पर शांत पहाड़ी हवा में वो सन्नाटा कुछ और ही संकेत दे रहा था। अगली सुबह रवि ने गांव वालों से पूछा, कल रात ऐसा कोई शख्स चिल्लाता हुआ गया था क्या? मुरली चाचा, गांव के सबसे बूढ़े, बोले, अरे मुरे, ये आवाज कभी चिल्लाहट नहीं, मानो कोई भूखा भूत रात को घूमता हो। रवि ने पूछा, भूत? मेरे पास तो कुछ सुनाई दी थी। मुरली चाचा ने सिर हिलाकर कहा, गांव में 100 सालों पहले कोई आदमी लापता हुआ था, रात को निकला था, फिर नहीं लौटा। तब से लोग कहते हैं उसका कलेजा काटकर खा गया कोई, ना कोई बुरा अटल होता है, ना कुछ मोहताज। रवि को लगा कि ये सब गांव वाले अंधविश्वास में फंस रहे हैं, पर भीतर एक नम्र डर था, मानव व्यवहार और अनुभव एक विशाल अज्ञात का संकेत देता था। कुछ दिनों तक सब शांत रहा। एक दिन रवि गांव की पुरातन लाइब्रेरी में गया, बड़ी ही संयोगवश। वहां उसे एक महीन सा पर बेहद पुराना नोटबुक दिखा जिसमें किसी ने चित्र आलाओं के साथ कुछ लिख रखा था। रात का सूरज जब आंसू बहाता है, वह किरणें जो फूल मुरझा देती हैं, देखो, वह मेरा चेहरा होगा, जिसे कोई देखना ही नहीं चाहता। उसका हाथ कांप पड़ा। नोटबुक की पन्नियां पीले पपड़ी सी हो चुकी थी, पर हर एक शब्द में एक तरह की बेबसी बसी थी। उसने एक नाम पढ़ा, शेषनाथ, कोई व्यक्ति जिसका विवरण मिला नहीं, लेकिन गांव में ऐसी किसी पुरानी जगह के नाम के साथ ही मेल मिला। गांव वालों का मानना था कि पहाड़ के बीच में एक गुफा है, जिसे कभी किसी ने खोजा नहीं, और न ही रात के अंधेरे में किसी ने उस तरफ आंखें उठाईं। मदन, रवि का एक मित्र, जिसने इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ पढ़ा, उसने रवि को चुनौती दी, चल देखते हैं वो गुफा है क्या और वहां किसका नाम शेषनाथ लिखा हो। रवि की दिल में अकस्मात उत्सुकता जग गई। बात रात 11 बजे तय हुई। चंद्रमा निगाह लगाए खड़ा था, जैसे पहाड़ को छूने को आतुर। भयानक सन्नाटा, ठंड, हवाओं की धीमी फुसफुसाहट। हाथ में सिर्फ एक टॉर्च और एक पुरानी कैमरा थी। मदन ने कभूरे होठों से कहा, तू आगे बढ़, मैं पीछे। शुरुआत में रास्ता सीधा था, पेड़ों की शाखाएं मानो तार से लिपटी हो और पत्तियां फड़क उठती एक अजीब संयोजन सी। कभी कभी कुछ पत्थर सीधे थे, कभी भी चट्टान भले ही ढह जाए, मगर वे चलते रहे। और फिर अचानक पीछे से राह से उतरती एक ढलान दिखी। मदन बोला, रुक, ये सतह गीली है लगता है। तेज कदम में रवि नीचे गायब हो गया। फिर एक चीख, उसकी चीख थी खुद की, एकदम डरावनी। मदन भागा, लेकिन भागते भागते खुद गिर पड़ा। जमीन में गहरे धूल कानकर कुरकुरा पैरों तले फिसल रहे थे। नीचे पहुंचने पर रवि घायल था, उसके घुटनों पर खरोंचे, हाथ में गहरी कटखनी। मदन को दांत पीसते हुए समझ में आया कि ये जगह गहराई में बंद गुफा है, पर उस गुफा के मुहाने पर एक अजीब चेहरा। चेहरे में किसी ने चित्र उकेरा था पत्थर पर, एक विशाल लाल आंखें, सूखी होठ, आंसू जैसी पतली रेखाएं पत्थर की थैली से जरती हुई। नीचे एक नाम खुदा था, शेषनाथ। रवि ने टॉर्च फेंकी और धीरे से अंदर कदम रखा। पहली चीज जो टॉर्च ने पकड़ी, दीवारों में गड़ी कतारें। कतार में चित्र उकेरे गए, ममता, उलाहना, ग्लानि, हर भाव चित्रित था। बीचों बीच एक पुरानी चित्रावली थी, उसमें एक व्यक्ति, दम भरा, भूख सन्नाटा दोनों में अटका। चेहरे पर उसकी आंखें अजीब रूप से मलिन थी, जैसे कमियां ले रही हो जिंदगी। उसे पहचानना मुश्किल था, पर कहीं न कहीं वो रवि का प्रतिबिंब था। और फिर आवाजें आईं। सबसे पहले नर्म फुसफुसाहट, तू आ गया। उल्टे कदम, रवि घबराया, हाथ की हड्डियां कंपा उठी। फिर संदर्भ में चीखें, कुछ रो रहा है, पुरानी आत्मा, उसका दर्द। मदन ने दबकर कहा, चल निकलते हैं, लेकिन रवि को लगा कुछ खींच रहा है, गहराई की ओर। टॉर्च गिरते ही कमरे में आवाजें गूंजी, नाम ले लो मेरा। और मदन,
निशब्द अपने आप बाहर निकल गया, रोता। रवि ने जाना कि वो इधर उधर झुक सककर भागा है, लेकिन रवि, उस चीखी हुई आवाज अब वो उसके मन में था, उसकी हड्डियों में उतर गया। गांव पहुंचने पर भी रवि का दिल थम जाता था जब वो कमरे का दर्पण देखता। किसी ने बताया कि शेषनाथ असल में 100 साल पहले गांव का ही एक बलात्कार पीड़ित था, जिसे लोगों ने सरहद दिखा दी थी। रात में वो गुफा में जाकर अपने खाने पीने, आधा अंधा जीवन, अपनी आत्मा का ग्रह बना लिया था। रातों रात बच्चे चिल्ला उठते, शेषनाथ। चिल्लाहट, आवाजें फिर बदली सी आ जाने लगी, कभी ठंडी हवा, कभी फुसफुसाहट, जैसे कोई हंस रहा हो पर आंसुओं में खराहट में सुर भी थी दर्द का। मुरली चाचा और गांव के पुजारी ने मिलकर कहा, आत्मा को शांति की चाह है, उसे अपना दर्द छोड़ना होगा। एक रात रवि, मदन, पुरोहित और मुरली चाचा पहाड़ पर चढ़े। गुफा के सामने एक चक्र आकार में पत्थर बिछा, अग्नि, चावल, गाय का दूध, फूल, सब कुछ जिसमें आत्मा को संतोष होता। जब विधि हुई तो चक्कर आग भड़की और गुफा से मजबूत हवा निकली, जैसे कोई गहरी सांस फूंक रहा हो, और फिर सन्नाटा। और पहली बार गुफा से कोई चीख नहीं निकली। रात के बाद रवि ने देखा, गांव में चांदनी स्पष्ट हो गई। हवाओं में अब कान फाड़ने वाली आवाज नहीं, सिर्फ पत्तियों की मृदु सरसराहट। दोपहर में वह पुनः उस गुफा गया। चेहरे वाली चित्रावली अब फीकी थी, लाल रंग मुरझा चुका, नाम शेषनाथ, धुंधला। रवि ने किताब खोली, उसी पुरानी नोटबुक का दिया रहा एक पन्ना जो पहले गायब था, उस पन्ने पर लिखा था, अब मैं स्वतंत्र हूँ, धन्यवाद। मुरली चाचा ने कहा, शेषनाथ अब मुक्त हो गया है। उसकी आवाज में अब इज्जत थी, डर नहीं। लेकिन रवि के मन में गहरी बेचैनी थी। उसने महसूस किया, मानव मन की गहराइयों में भीड़ जरूर होती है, दर्द, ग्लानि, अशांति, लेकिन सबसे जरूरी है